बढ़ाओ सुविधा, बचाओ भविष्य। तीसरी की चेतावनी। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना के अभी केस भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन अक्टूबर का महीना खतरे से भरा हो सकता है। अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर की पीक की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी एनआईडीएम ने पीएमओ को रिपोर्ट सौंपी है। इसमें तीसरी लहर की चेतावनी है। बताया जा रहा है तीसरी लहर अक्टूबर के आसपास पीक पर पहुंच सकती है। कमेटी ने इस दौरान बच्चों के लिए बेहतर मेडिकल तैयारी की जरूरत पर जोर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों को भी बड़ों के समान ही खतरा है। आज बात इसी पर हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी राय। और डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमेश जोशी अतिरिक्त अधीक्षक हैं एमबी अस्पताल के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर रमेश, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, सिर क्यों घुमा हुआ है? इसलिए क्योंकि पहले कहा गया बच्चे खतरे की जद में होंगे, फिर कहा गया बच्चों पर खतरा नहीं है, और अब एक बीच का रास्ता बताया जा रहा है कि फिलहाल तो ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि बच्चों पर इसके असर को लेकर प्रिडिक्शन किया जा सके, लेकिन बच्चे खतरे के दायरे में हैं। हम निष्कर्ष क्या निकालें? स्वप्निल जी, अभी तक जो आयु वर्ग है जिसको भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो बच्चे ही हैं। और बच्चे ज़्यादातर क्योंकि स्कूलों से भी दूर रहे, खेलों से भी दूर रहे और बाकी के आयोजनों से भी दूर रहे, वो घर पर ही रहे, तो उनका जो एक्सपोजर जो होना चाहिए, जिससे जो हर्ड इम्यूनिटी आनी चाहिए, वो हर्ड इम्यूनिटी पूरी तरह से नहीं आ पाई। इसीलिए ये आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर कोई टारगेट हुआ तो सबसे पहले बच्चे होंगे, क्योंकि जो युवा थे वो लगातार एक्सपोज होते रहे। युवाओं को और 18 साल से ऊपर वालों को सबको टीकाकरण हो चुका है या कोरोना हो चुका है, और या वो किसी किसी रूप में हर्ड इम्यूनिटी के करीब करीब उसमें है, पास में है, उनको हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है, तो एक्सपोजर उनका रहा। सबसे ज़्यादा जो अनएक्सपोज जो रहे वो बच्चे रहे। और बच्चों में क्योंकि बाकी टीकाकरण होना चाहिए था, वो बाकी वाला जो रेगुलर टीकाकरण है वो टीकाकरण भी सफर हुआ इस कोविड की वजह से, घर से बाहर नहीं निकलने की वजह से, अति सुरक्षा की वजह से। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो खासतौर से 12 से 18 वाला, जिसके लिए वैक्सीन की तैयारी तो चल रही है। कुछ कंपनियां 3 डोज वाली वैक्सीन लेके आ रही है, जो पहले दिन लगने के बाद में 3 सप्ताह और 6 सप्ताह में दूसरी और तीसरी डोज लगेगी। तो यही कुछ कारण हैं। उसके अलावा जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, उसमें भी जो लैंसेट नामक जो हमारी एक मेडिकल की जो बहुत ही जिसको कहते हैं बाइबल है, उस पत्रिका में कुछ ऐसे लेख प्रकाशित हुए, कुछ रिसर्च प्रकाशित हुई, जिसमें ये कहा गया कि जो वेरिएंट्स है, उन वेरिएंट्स के ऊपर जो एंटीबॉडीज बन रही है वो 5 गुना कम तक बन रही है। जो पहले डेल्टा था, उसके बाद डेल्टा प्लस आया, और अभी वेरिएंट्स के और आने की संभावना है। कुछ बाहर के देशों में ये वेरिएंट्स आ चुके हैं। तो ये जो संभावना है वो ये बताती है कि, और इनके ऊपर जितनी भी स्टडी हो पाई, चाहे वो कम हुई हो, कि जो एंटीबॉडी का जो टाइटर बन रहा है वो बहुत कम बन रहा है, 5 गुना कम तक बन रहा है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं स्वप्निल जी, जो हमें इस खतरे के और इशारा करती है। बिल्कुल। और डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, चिंता की बात कहा यह गया है कि चिंता की बात तो बहुत ज्यादा है, लेकिन घबराएं नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं कि संसद में 2015 में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि बड़ी आबादी का पाला उन्हीं से पड़ता है, वहां पर बच्चों के डॉक्टर्स की 82% तक कमी है। अब उसे पूरा करने के लिए बहुत युद्ध स्तर पर तो कुछ होते मैंने देखा नहीं। हो सकता है इसमें सुधार आया हो, लेकिन सुधार भी कितना आया होगा? हो सकता है 40% अभी भी खाली हो। तो हम बच्चों से लड़ने के लिए अगर तैयार हैं, एनआईडीएम खुद कह रहा है कि हमारी तैयारियां कम है, हमारी सुविधाएं बच्चों के लिहाज से कम है, तो हम जो भी करेंगे वो तो एक सब्स्टिट्यूट प्रयास होगा।
जी जी बिल्कुल। देखिए इसमें दो चीजें हैं, हम जो बात कर रहे हैं, एक तो थर्ड वेव की और एक दूसरा थर्ड वेव क्या बच्चों को अफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। और इससे एक महत्वपूर्ण जो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, क्या ये थर्ड वेव किसी वेरिएंट ड्रीवन होगी, ये सब अभी भी सवाल है हमारे पास। या जो वेरिएंट होगा हमारा अभी कौन सा कम्युनिटी में सबसे ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, जिस तरह से 3 वेरिएंट की बात कर रहे हैं, डेल्टा, उसके अलावा हम डेल्टा प्लस और लैम्डा वेरिएंट। बट अभी इसमें यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो अभी आपने भी पूछा कि बच्चों के लिए हमारे पास इनएडिक्वेट जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज है वो इनएडिक्वेट है, ये बात तो रिपोर्ट के अंदर भी है इसके अंदर। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि देखिए हमने फर्स्ट वेव के अंदर देखा और सेकेंड वेव के अंदर भी देखा, चाहिए फर्स्ट में आपका अल्फा वेरिएंट था बहुत ज्यादा और सेकेंड के अंदर हमारा कॉमनली डेल्टा वेरिएंट था। बच्चों में बीमारी की गंभीरता तो नहीं देखी गई है। बट अब इसमें क्वेश्चन हम ये नहीं बात कर रहे कि गंभीरता कितनी होगी या नहीं होगी, यहाँ पर नॉन वैक्सीनेटेड लोगों की बात की जा रही है। तो जो वेव है हमारी, एक तो वेरिएंट ड्रीवन होगी और दूसरा हमारा जो अनवैक्सीनेटेड लोग होंगे उनको अफेक्ट करेगी। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो बाकी देश है उनमें भी हमने ऐसे देखा है कि अगर यूके की भी बात करें, वहां पर फोर्थ वेव है, तो जो फोर्थ वेव भी है वो ज्यादातर जो अफेक्ट कर रही है वो नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को कर रही है। अब इसके अंदर नॉन वैक्सीनेटेड में भी एक चीज और ग्रुप आ गया आपका, बच्चे जो कि कोमॉर्बिड वाले हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी कुछ अन्य तरह की बीमारियां हैं, तो उन पे अंदेशा जताया जा रहा है कि उनको ये ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। तो ये सब, और इसके साथ साथ हम जो अभी स्कूल ओपनिंग की बात भी कर रहे हैं और हमारी जो वैक्सीनेशन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी वर्ल्ड वाइड 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, और हमारे हिंदुस्तान में जो ज़ाइकोव डी आई है 12 साल के बच्चों के लिए, वो भी रोल आउट होते होते अक्टूबर हो जाएगा और जिसकी 3 डोजेज होगी। 3 डोजेज की बात करें तो 56 दिन में पूरा कंप्लीट होगा। 56 दिन मतलब आप ये और मान के चलिए कि उसके भी आगे और 2 महीने अगर अक्टूबर में वो शुरू भी होती है। तो ऐसे काफी सारे फैक्टर है, इसलिए जो है इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि हमारी जो इनएडिक्वेट एग्जिस्टिंग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जो बच्चों के लिए इनएडिक्वेट है, उसको हम पूरी तरह से रैंप अप कर लें। बिल्कुल। और जिस तरह से पुरानी स्टडीज कह रही थी कि एक दिन में 4 लाख तक मामले आ सकते हैं, एक दिन में 3.5-4 लाख 5 लाख तक मामले आ सकते हैं, वो कुछ एक समय के लिए रहेंगे और वही पीक की ओर इशारा होगा। लेकिन चिंता की बात डॉक्टर रमेश जोशी क्या है कि अभी तो हम यही श्योर नहीं है कि दूसरी लहर चली गई, अभी तो दूसरी लहर है और हम तीसरी लहर से लड़ने की बात कर रहे हैं। स्वप्निल, आपकी बात कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक नहीं। कुछ राज्यों को देखा जाए तो वहां पर केसेस बहुत ज्यादा है, वहां पर ये बात आज भी सही है। और कई सारे राज्य जो जैसे राजस्थान को ही हम एक उदाहरण के तौर पर लें, ये केसेस 10 से भी नीचे आ गए हैं। जो डेथ है वो कई लंबे समय से डेथ 0 पर है। 31 जिलों में से करीब 28-29 जिले 30 जिले ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी जो केसेस की जो संख्या है वो 0 पर है। तो इस तरह से हम कई सारी जगह पे तो इस दूसरी वेव से निकल चुके हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे केरला है, महाराष्ट्र है, आंध्रा है, तो इन जगह पर अभी भी केसेस हैं और हम उसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि वहां पर दूसरी वेव अभी समाप्त नहीं हुई है। इसी भी स्वप्निल जी में आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि गांवों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अप टू डेट नहीं है, पूरा नहीं है। तो मैं इससे 100% सहमत हूँ। हम जैसे जैसे पेरिफेरी की ओर बढ़ते हैं, गांवों की तरफ बढ़ते हैं, रूरल एरियाज की तरफ बढ़ते हैं, हमारी जो पीएससी है, रूरल पीएससीज है, उनकी तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पेडिट्रिशियन करीब करीब नहीं है, 0 है। पेडिट्रिशियन कौन बनता है? किसी भी क्लास में जो 100 कैंडिडेट्स होते हैं उनमें जो सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, यानी जो टॉपर होता है, वो पेडिट्रिक जैसा सब्जेक्ट लेता है। अब उसके बाद उसकी रिगरस ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो गांव में जाकर के सेवाएं नहीं देगा क्योंकि उसको संसाधन वहां नहीं मिलते। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि वहां पर जो स्टाफ की जो ट्रेनिंग है वो भी करीब करीब नील के करीब आसपास ही है, संसाधन नहीं है, ऑक्सीजन बेड्स नहीं है। उसके बाद अगर हम संसाधनों की और बात करें तो जो लैरिंगोस्कोप्स होते हैं, पेडिट्रिक लैरिंगोस्कोप्स, वो नहीं है। पर
पेडियाट्रिक मास्क नहीं है, पेडियाट्रिक आईवी सेट्स नहीं है, और उसके अलावा जो ऑक्सीजन जनरेशन के जो प्लांट्स होने चाहिए उन तक हमारी पहुंच नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अगर पूरे भारत को एनालाइज किया जाएगा तो सबसे जो वीकेस्ट जो हमारा पार्ट है, यानी सबसे जो कम विकसित जो हमारा एरिया है वो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण पीएचसियां है। इनको स्ट्रेंथन करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। अगर हमें आने वाले समय में इन किसी भी प्रकार की, जिसको आप तीसरी वेव का नाम दे दें या कुछ और नाम दे दें, या जो आसन्न जो खतरा है उस खतरे से अगर लड़ना है तो हमें गांवों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमारी सरकारों ने जो शहरों के अंदर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इस बीच में विकसित किया है, मैं इस बात के लिए सरकार की प्रशंसा करता हूं, लेकिन गांव हमारे आज भी इन सभी सुविधाओं से महरूम है, वंचित है, और काफी लंबा समय लगेगा जब वहां तक हम ठीक से सुविधाएं पहुंचा पाएंगे। और पेडियाट्रिशियन तो मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ कभी भी दे पाएंगे। पेडियाट्रिशियन है वो गाँव में जाने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे एजुकेशन का स्तर डॉक्टर्स में बढ़ता है वो हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो वो डॉक्टर कभी भी गांव में जाकर के अपनी सेवाएं नहीं देंगे। वो जो हाईटेक जो एरियाज हैं, शहर हैं, जहाँ पर उनको उनकी मेहनत का पैसा सैलरी के रूप में या किसी रूप में मिलता है, वो लोग उन्हीं स्थानों को चयनित करेंगे अपने कार्यक्षेत्र के रूप में। ठीक है, स्वप्निल, हम जिस पीरियड में ये तीसरी लहर की बात कर रहे हैं डॉक्टर समीर, देखिए जब वो पीक पकड़ेगा और फिर वो डाउन की तरफ जाएगा, इसी पीरियड में नवरात्र और दीपावली हैं। अब रातों रात तो ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने के प्रयास हुए, लेकिन रातों रात तो उसको पूरी तरह मजबूत बनाया नहीं जा सकता। तो प्रयास इस तरह के होने चाहिए मेरे हिसाब से कि जहां पर आपने अच्छे प्रयास कर लिए हैं वहां पर एक पोर्शन, भले ही आप एक स्मॉल पोर्शन कीजिए 5% का या 10% का, लेकिन उतना पोर्शन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया जाए फिलहाल अभी शुरुआती तौर पर, ताकि एक मानसिक शांति मिलती रहेगी कि कम से कम अगर बच्चे प्रभावित होना चालू होते हैं और धड़ाधड़ होते हैं तो हमारे पास एक पोर्शन, भले ही शहरों में सही, गांव से ले आएंगे शहरों तक बच्चों को, लेकिन हमारे पास होगा। हमें एम्बुलेंस भी उनके लिए अलग रखनी होगी। इस तरह की एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। अब मैं आ रहा हूं उस बात पर जो मैं आपसे डॉक्टर समीर करना चाहता हूं। हमारे साथ दिक्कत क्या है ना, जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो प्रदेश की हो या केंद्र की हो, जब पानी नाक के ऊपर जाता है उसके बाद कड़े फैसले लेते हैं। एकमात्र कड़ा फैसला टाइम पर लिया गया वो पिछले साल का पहला लॉकडाउन था जो सेंटर ने लगाया था। उसके बाद सारे फैसले हम डिले होकर लेते रहे। लगातार साइंटिफिक कम्युनिटी कह रही है कि तीसरी लहर की आशंका है, और अब तो जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो भी खुलकर बता रहा है कि भैया पीक भी कब पकड़ेगा। और इस बीच हम स्कूल खोल रहे हैं, इस बीच हम बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटीज खोल रहे हैं। इस तरह तो नहीं चल सकता। साइंटिफिक कम्युनिटी को सुनना पड़ेगा सरकारों को। जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हमने अभी बात की कि जो थर्ड वेव के लिए हम अभी क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंटिव प्रोएक्टिव स्टेप सारे ले सकते हैं। जो फिलहाल जैसा लास्ट टाइम भी हमने देखा कि स्पेसिफिकली हमारे जो केसेस बढ़ते भी हैं, और जो 4th सीरो सर्वे की रिपोर्ट भी आई उसमें भी दिखाया गया है कि लगभग 40 करोड़ के लोग के करीब लोग अभी भी ससेप्टेबल हैं। स्पेसिफिकली बच्चों के अंदर भी बात करें तो बच्चों के अंदर भी जो सीरो पॉजिटिविटी वो इसी तरह की है कि 60% के करीब बच्चे इनफेक्ट ऑलरेडी हो चुके थे, बट ससेप्टेबल बच्चे भी अभी काफी ज्यादा हैं। तो अब इस चीज को हम हमारा जो फिलहाल अभी का समय जैसा हम देख रहे हैं, अक्टूबर के अंदर सभी तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, और फेस्टिव सीजन के बाद पिछली बार भी हमने देखा था कि केसेस एकदम से अधिक बढ़ गए थे। और साथ के साथ जो स्कूल ओपनिंग की बात आपने कही थी कि स्कूल ओपनिंग के लिए एक तरह की पॉलिसी तो हम नहीं कर सकते सभी जगह पर। वो हमें देखना पड़ेगा कि जहां पर अभी केसेस बिल्कुल जीरो है और बहुत कम है पॉजिटिविटी रेट, उनके अंदर एज ए पायलट की तरह हम ओपन कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास हमने यूके वगैरह में भी देखा कि स्कूल ओपनिंग के बाद से कुछ सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हुए हैं और केसेस काफी ज्यादा देखने को मिले। इवन अभी हम भारत की भी बात करें तो हिमाचल वगैरह के अंदर भी जैसे ही स्कूल ओपन हुए थे वहां पर भी केसेस एकदम से बढ़े हैं। तो स्कूल की जब तक SOPs पूरी तरह से ना आ जाए, स्कूल और वैक्सीनेशन को तो हालांकि हम लिंकेज नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्सीनेशन का जिस तरह से मैंने बताया कि रोल आउट होते हुए काफी समय लग जाएगा, और वैक्सीन अभी सिर्फ 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ही उपलब्ध होगी। स्कूल में सिर्फ हम लोगों को SOP में ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारा स्कूल स्टाफ और हमारी जो फैकल्टीज होंगी, टीचर्स होंगे, वो दोनों डोजेस से फुली वैक्सीनेटेड होने बहुत ज्यादा जरूरी है। वेंटिलेशन का ख्याल रखना जरूरी है। तो ये सब चीजों को हमें देखकर धीरे धीरे इसको ओपन करना पड़ेगा।
हाँ, लेकिन डॉक्टर रमेश, अगर मैं आपसे बात करूं, आप दोनों से बातचीत करते करते मुझे काफ़ी अरसा बीत चुका है और कई सारी आप लोगों की कई बातें आज भी मेरे दिमाग में टिकी हुई हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं स्कूल स्टाफ को 100% हम वैक्सीनेट भी कर दें दोनों डोजेस से, तब भी वो कैरियर तो होंगे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव की। इसलिए मैं एक और चीज़ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ठीक है, बच्चों के लिए एक वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल बड़ों से ज़्यादा मजबूती से इसका पूरा होना चाहिए। उसी के बाद बच्चों को वैक्सीन लगे, वो भी पहले जो बीमार बच्चे हैं। मैं चाहता हूं कि अब हमारे दर्शक इस बात को लेकर डरें कि जो तीसरी लहर आने वाली है वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। तो अगर आप लापरवाह हो गए तो कम से कम बच्चों को लापरवाह ना होने दें। आप भी सुधरें, लेकिन उन्हें लगातार स्ट्रिक्टली अंडर मॉनिटर रखें, क्योंकि यहां पर डॉक्टर रमेश आपकी बात आएगी। जो बच्चे पहली या दूसरी लहर में कोरोना के शिकार हुए और फिर जब वो ठीक हुए, उनकी इम्यूनिटी या तो कमजोर थी या वो पहले से किसी तरह से बीमार थे, जैसा कि डॉक्टर समीर ने बताया, लेकिन ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड इफेक्ट के तौर पर उनमें MIS-C मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखा गया, जो कि दुर्लभ होता है लेकिन बेहद गंभीर होता है। और बच्चों में सबसे ज्यादा यही पोस्ट कोविड इफेक्ट देखा गया और ये बेहद डरावना है। ये क्या होता है और क्यों डरावना है, ये आप समझाएं। स्वप्निल जी, आपने फिर एक और अच्छी बात कही है कि बच्चों के अंदर जो असर है वो बड़ों से थोड़ा भिन्न है, और बच्चों की जो इम्यूनिटी का जो स्तर है, या उसको कहें हम जो क्वालिटी ऑफ द इम्यूनिटी है, वो बड़ों के क्वालिटी ऑफ इम्यूनिटी से अलग है। तो उसके अंदर जो सिस्टम्स हैं बॉडी में, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे इंटेस्टाइन्स हो, चाहे किडनीज हो, चाहे ब्रेन हो, तो इनके अंदर एक विशेष प्रकार की स्वेलिंग आती है इस कोविड के हो जाने के बाद में। वो जाकर के इनको लंबे समय तक बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और कई ऐसे बच्चे जो कि कोमॉर्बिड डिजीज वाले हैं, जैसे कि डायबिटीज 1 वाले जो बच्चे हैं, या जन्मजात विकलांगता वाले बच्चे हैं, या और जन्मजात कुछ ऐसी लो इम्यूनिटी वाले जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनको ये विशेष तौर पे परेशान करता है और करेगा। और ऐसे कुछ केसेस देखने में आए भी हैं। तो हमारा जो सारा फोकस है वो इन बच्चों को लेकर के, और ये मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी जो कॉम्प्लिकेशन है, इसको टारगेट करके हमारी ट्रेनिंगें भी और की जानी चाहिए। जी, अभी से तैयार रहना पड़ेगा, अभी से सावधान रहना पड़ेगा। और जो हमारे पेडियाट्रिशियन हैं, या जो पेडियाट्रिक के हॉस्पिटल्स में जो काम करने वाले स्टाफ है, जो NICU में काम करते हैं, MICU में काम करते हैं, बच्चों में कुपोषण बहुत पाया जाता है। तो ये जो स्टाफ और ये ट्रेनिंग लगातार दी जानी चाहिए। और जो हमारा वैक्सीन इन बच्चों को मिलने वाला है, वो वैक्सीन जितना जल्दी प्रारंभ हो सके 12 से 18 साल वाले बच्चों का, तो ही जाकर के हम इस चीज को ठीक से बचा पाएंगे। ठीक है। और डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आ रहा हूं, और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हम IITs भी लगातार अपनी तरफ से सर्विस कर रही है, रिसर्च कर रही है, और दूसरी अभी IIT ने कुछ दिनों पहले कहा कि तीसरी लहर आना पक्का है, और अभी एक नई रिसर्च करके आए कि बोले इसकी आशंका न के बराबर है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं केरल में स्थिति बिगड़ती चली गई, ऐसे में जो चिंता की बात NIDM की रिपोर्ट बोल रही है वो ये बोल रही है कि एक दिन में 3.5 से 4 लाख तक मामले आ सकते हैं। यानी इसका मतलब यही है, ज्यादा सफेद साबूदाना से धोखा मत खाइए।